Hi, welcome to Daily Broadcast. My name is Priyanka and today we will start Battle of Buxar. तो आज हम शुरू करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी में हमने क्या पढ़ा था कि बैटल ऑफ प्लासी का आउटकम क्या था। बैटल ऑफ प्लासी का आउटकम था कि जो उनके नवाब थे, कौन थे उनके नवाब? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला लॉस्ट बैटल ऑफ प्लासी। सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए। और फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी जब वो हार गए तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब क्यों हारे वो बैटल ऑफ प्लासी? वो इसलिए हारे बिकॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला के ही जो कमांडर इन चीफ थे, जिनका नाम था, अगर आपको याद हो तो, उनका नाम था मीर जाफर। ठीक है। तो जो मीर जाफर थे उनको उन्होंने ब्राइब किया था। ब्राइब यानी कि उनको घूस दी थी कि आप, अगर आप हमारा साथ दे दोगे तो हम आपको नवाब बना देंगे। राइट। और हुआ भी ऐसा ही। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया सिराजुद्दौला को, यानी कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया किसके थ्रू? मीर जाफर के थ्रू। और बिकॉज ऑफ मीर जाफर, नॉट रियली मीर जाफर ने मारा, बट उनके वजह से, उनकी कॉन्स्पिरेसी की वजह से, मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला की डेथ हो गई। और उसके बाद फिर क्या हुआ? यानी कि सिराजुद्दौला हार गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर को बेशक बंगाल का नवाब तो बना दिया गया, लेकिन वो पपेट थे किसकी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट बन के रह गए। राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया, इन बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेड मीर जाफर द नवाब, बीइंग अ पपेट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ही फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। देखो, हुआ तो ये कि उन्होंने कहीं ना कहीं मीर जाफर को लालच दिया कि आपको नवाब बना दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इनको क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। कौन? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनको पपेट की तरह यूज कर रहे थे। क्यों? बिकॉज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की कुछ डिमांड्स थी जो वो फुलफिल कराना चाह रहे थे। और वो सारी डिमांड्स वो नवाब के थ्रू ही फुलफिल कराना चाह रहे थे। राइट। किससे फुलफिल करवा रहे थे? नवाब से। तो इसीलिए उन्होंने उनको अपना पपेट बनाया था। तो इस तरीके से चीजें हुई। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। मीर जाफर, अब देखो हुआ क्या कि मीर जाफर जो है वो उनकी डिमांड बहुत टाइम तक फुलफिल करते रहे। राइट। तो बहुत टाइम तक फुलफिल करते रहे। वन फाइन डे मीर जाफर को ये लगा कि ये तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, टू मच कर रहे हैं, इतनी डिमांड्स तो मैं फुलफिल कर ही नहीं सकता। मुझे तो अपना, मैं एम्परर भी तो हूँ, मुझे वो सब पूरा अपना, एक तरीके से मैं एक लीडर भी तो हूँ। अगर मैं इन्हीं की डिमांड्स पूरी करता रह जाऊंगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मीर जाफर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने परेशान होने के बाद उन्होंने क्या किया? डच ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला कि आप एक काम करिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से उखाड़ के फेंक दीजिए। यानी कि उखाड़ के फेंक देना मतलब बिल्कुल रिमूव कर दीजिए बंगाल से, मतलब इनकी जो प्रेजेंस है बंगाल में बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ? फिर ऐसी सिचुएशन में डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनकी उम्मीदें बढ़ गई, उनकी होप्स बढ़ गई। उन्होंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं है बंगाल में ट्रेड करने का। क्योंकि, क्यों? बिकॉज अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल पे पहले से ही है वो ही हट जाएगी, तो हमारे पास डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बड़ा ही अच्छा मौका मिल जाएगा। क्या करने का? ट्रेड करने का। ये हमारे लिए ट्रेड के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी मान गई इस बात को। बट अब ये देखते हैं कि मीर जाफर के माइंड में क्या चल रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम में। मीर जाफर ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा एक काम करता हूँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी को, दोनों को लड़वा देता हूँ और मैं बैठ के देखूंगा तमाशा। राइट। राइट। कहीं ना कहीं मतलब उनका ये इंटेंशन नहीं था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी तो इसलिए मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा देता हूँ। उनका ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। बल्कि इनका ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड से। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। राइट। अब देखते हैं आगे फर्दर क्या हुआ। अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब जब डच ईस्ट, जस्ट जस्ट मतलब इस चीज को माइंड में रख के डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि बंगाल में मूव कर गए। वो बंगाल में मूव कर गए। राइट। अपनी ट्रूप्स के साथ, अपनी फौज के साथ वो बंगाल में मूव कर गए। तो जब ये उनकी ट्रूप्स को बंगाल में आते हुए देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी अपनी ट्रूप्स को कहाँ पे डिप्लॉय कर दिया? एक जगह है कोलकाता के पास, चिंतसूरा।
चिंसुरा बोलते हैं, ठीक है, या फिर चिंसुरा बोलते हैं, राइट। ये जो जगह है ये है कोलकाता के पास। तो उन्होंने भी इंग्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपनी ट्रूप्स को कोलकाता यानी कि कोलकाता के पास जो जगह है चिंथुरा वहां डिप्लॉय कर दिया। फिर जब उन्होंने अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय किया तो नेचुरल सी बात है कि सेम जगह ही आ गए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बैटल हो गई। और जब इनकी बैटल हुई तो इस बैटल को कहते हैं हम बैटल ऑफ चिंसुरा। ओके, तो इसको बैटल ऑफ चिंसुरा के नाम से जाना गया। ठीक है, तो उसके बाद दोनों की लड़ाई हो गई और उसके बाद जीता कौन इस लड़ाई में, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया है बैटल ऑफ चिंसुरा हैपेंड इन विच इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन। फाइन, सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। अब जीत तो गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड थे रॉबर्ट क्लाइव, जो कि मेजर जनरल थे। मेजर जनरल थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मीर जाफर को कि आप तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हो, राइट, आप हमारी बात नहीं मान रहे, तो इसलिए आपको नवाब के पद से हम हटा देते हैं। अब आप नहीं रहोगे बंगाल के नवाब। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने किसी और को अपॉइंट किया एज नवाब। नवाब किसी और को बनाया और वो कौन थे, उनका नाम था मीर कासिम। ठीक, और वो कौन थे, मीर कासिम कौन थे, सन इन लॉ थे किसके, सन इन लॉ यानी कि दामाद। किसके दामाद थे, मीर जाफर के सन इन लॉ थे। ठीक है, इनकी जो डॉटर है उनके हस्बैंड, इनकी मीर जाफर की जो डॉटर है उनके हस्बैंड थे मीर कासिम, तो उनको बनाया नया नवाब। ठीक है, बट हाँ ऐसे ही नवाब नहीं बनाया, उन्होंने पहले कंफर्म की ये चीज मीर कासिम से कि क्या आप हमारी मतलब हमें हमारी बातों को नजरअंदाज तो नहीं करोगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने उनको कंफर्मेशन ली और उनसे पूछा कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी खुद की क्या थी, डिमांड्स थी जो वो पहले भी पूरी कर रहे थे और अभी भी वो यही पूरी करवाना चाहते थे थ्रू नवाब, है ना। तो नवाब का फेवर तो चाहिए ही उनको, राइट, इसीलिए वो इस काम को करवाना चाह रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने मीर कासिम को पहले ही बता दिया था एंड ही अग्रीड, वो मान गए थे वो बात, राइट। सो अब बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम। सो रॉबर्ट क्लाइव रिमूव्ड मीर जाफर एज नवाब, asked his son in law मीर कासिम टू बिकम द नवाब, राइट। तो अब नए नवाब जो है वो है मीर कासिम। फिर ब्रिटिशर्स अगेन स्टार्टेड स्टार्टेड डिमांडिंग टू मच। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब ब्रिटिशर्स ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से डिमांड्स अपनी रखने स्टार्ट कर दिया। किसके सामने, जो नए नवाब है उनके सामने, राइट। और नए नवाब कौन थे, मीर कासिम, राइट। सो उनके सामने दोबारा से उन्होंने अपनी डिमांड्स रखनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, अब मीर कासिम भी फ्रस्ट्रेट हो गए, राइट। मीर कासिम भी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल के तो सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, है ना, बंगाल के पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर ये बंगाल्स रिसोर्सेज बंगाल्स रिसोर्सेज वुड डिप्लीट, है ना, डिप्लीशन में चले जाएंगे या फिर एंड बोल सकते हो आप, वुड एंड, खत्म ही हो जाएंगे रिसोर्सेज, है ना। उन्होंने वो सोचेंगे कि उन्होंने सोचा कि ऐसे अगर मैं करता रहा इनकी डिमांड फुलफिल करता रहा तो मैं और सब लोगों के लिए जो लोकल ट्रेडर्स हैं, लोकल जो उनके अंडर जो लोग आते हैं मैं तो उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके की बात उनके माइंड में आई। फिर क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने सोचा सब कुछ तो अच्छा चल ही रहा है ना, मीर कासिम भी हमारी बात मान रहा है और हमारी डिमांड्स फुलफिल हो ही रही है, तो फिर आराम से छुट्टी मनाने इंग्लैंड चला जाता हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चले गए 1760 में, है ना। फिर देखते हैं फिर क्या हुआ, आई गो अहेड। ऑन द अदर हैंड मीर कासिम गॉट टायर्ड ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड डिमांड्स। देखो वो तो रॉबर्ट क्लाइव तो छुट्टियां मनाने चले गए, दूसरी तरफ क्या हुआ, मीर कासिम बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए ब्रिटिशर्स की इन्फ्लुएंस से और डिमांड से। उन्होंने सोचा इनकी डिमांड तो खत्म ही नहीं हो रही, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, राइट। उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए और वो क्या डिसीजंस थे, लेट्स सी वो क्या डिसीजंस थे। उन्होंने क्या किया, बंगाल की जो कैपिटल है उस टाइम पे बंगाल जो था वो अभी प्रेजेंट टाइम का बंगाल नहीं था, वो था जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया, बंगाल जो था वो कॉम्बिनेशन था कुछ स्टेट्स का, जैसे उड़ीसा, बिहार, मतलब प्रेजेंट टाइम का उड़ीसा बिहार,
तो बंगाल, उस पूरे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये जितना भी, जितने अलग अलग, अभी तो अलग अलग स्टेट्स बन गए, बट लेकिन उस टाइम पे एक ही था, राइट। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल की जो कैपिटल थी मुर्शिदाबाद, उसको चेंज कर दिया मुंगेर। मुंगेर एक जगह है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने मैप में भी दिखाया हुआ है। ये है मुर्शिदाबाद और ये है मुंगेर। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी। यहाँ थी पहले मुंगेर, मुर्शिदाबाद, एंड देन उधर से मुंगेर शिफ्ट कर दी। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं बनता कि कैपिटल शिफ्ट कर दी, है ना। तो मुंगेर ये है, ये मुंगेर फोर्ट है एक्चुअली, दिस इज मुंगेर फोर्ट, राइट। तो इधर पे शिफ्ट कर दी गई कैपिटल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी, बट उसका रीजन क्या है, राइट। मुंगेर एक्चुअली बिहार की एक सिटी है ना। अभी मतलब अभी प्रेजेंट टाइम्स में अगर आप मुंगेर फोर्ट के बारे में बात करो तो ये बिहार का एक टाउन या सिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद फिर लेट्स सी फर्दर क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया क्यों, उन्होंने ऐसा इसलिए किया बिकॉज उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम जो कैपिटल है, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत दबदबा बना रहता है, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और डिस्टेंस कहीं और चले जाएंगे, यानी कि थोड़ा डिस्टेंस बनी रहेगी अगर ब्रिटिशर्स से, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। मतलब अगर डिस्टेंस बनी रहेगी तो मैं अपने काम पे फोकस भी कर पाऊंगा, और थोड़ा सा दूरी भी बनी रहेगी तो सही रहेगा, है ना। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि वो मीर कासिम भी नहीं चाहते थे कि, वो पहले ही बहुत परेशान हो गए थे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से, तो इस वजह से उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक्सपर्ट्स को हायर किया अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए, है ना। उन्होंने सोचा कि, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लगता था कि कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, है ना, ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है, उनकी डिमांड्स भी इतनी ज्यादा है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को ट्रेन किया, और जिससे ऑफ कोर्स उनको कॉन्फिडेंस भी उनका बहुत बड़ा, ठीक है। उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बड़ा कि चलो उन्होंने ये सोचा कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब तो मैं कहीं ना कहीं अपनी अपनी फौज को, मतलब मेरी फौज इतनी काबिल बनी कि मैं, मतलब ये फौज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ सकेगी। तो इसीलिए उन्होंने हायर किए थे एक्सपर्ट्स को, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब उनको एक और बात पता थी। अब जल्दी से मैं इसको रिरेज कर देती हूँ ताकि आपको और सारी चीजें भी समझा सकूं। देखो उनको क्या था, एक चीज बहुत अच्छे से पता थी। वो क्या था, वो ये थी कि उनको ये बात पता थी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, टैक्सेस पे नहीं करती, डजंट पे टैक्स, राइट। ओके, फाइन, उनको कहीं ना कहीं पता था कि वो टैक्सेस पे नहीं करते हैं, फाइन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डजंट पे टैक्सेस, फाइन। उनको पता था ये टैक्सेस पे नहीं करते। और ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे लोकल ट्रेडर्स थे, लोकल ट्रेडर्स बंगाल के, वो तो पे करते थे टैक्सेस। अब देखो, अब जाहिर सी बात है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही है, और एक जो लोकल ट्रेडर्स हैं, सेम टाइप के बिजनेस पे या सेम टाइप के ट्रेड पे, वो कर रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, ये तो बहुत कॉमन सी और नेचुरल सी बात है कि वही कंपनी तो ज्यादा ग्रो करेगी ना इन टर्म्स ऑफ मनी, जो टैक्स पे नहीं कर रही, क्योंकि उनका तो पैसा बच गया। अब जो लोकल ट्रेडर्स थे उनको तो टैक्स देना पड़ता है ना। अब जब टैक्स देना पड़ रहा है तो इनकी इनका ट्रेड ग्रो करेगा क्या, नहीं ग्रो करेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो ऐसा है। अब क्या होता था, फैक्ट ये था कि मीर कासिम को ये पता था अच्छे से कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो टैक्स देती नहीं, इसलिए उन्होंने, देखो वो चिढ़ तो रखे ही थे ब्रिटिशर्स से पहले से ही, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सबके लिए पूरे बंगाल में सारे ट्रेडर्स के लिए क्या कर देता हूँ, जीरो टैक्स कर देता हूँ। ही इम्पोज जीरो टैक्स फॉर ऑल द ट्रेडिंग कंपनीज इंक्लूडिंग लोकल इंडियन ट्रेडिंग कंपनीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, सबके लिए जीरो टैक्स कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले से ही नहीं करती थी, बट उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने बोला लोकल इंडियन ट्रेडर्स भी नहीं पे करेंगे, तो उन्होंने ऐसा कर दिया, फाइन। तो फिर क्या हुआ, फिर इस चीज से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि ये तो बड़ा खराब हुआ, हम भी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं और जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो भी टैक्स पे नहीं करेंगे, ऐसे तो फिर क्यों। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब लोकल ट्रेडर्स जब टैक्स पे करते थे, तो वो अपने प्रॉफिट का 40%, जितना वो कमाते थे उसका 40% वो लोकल टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो जब वो 40% पे कर दे रहे हैं, तो फिर क्या वो ग्रो करेंगे, मतलब उनका ग्रोथ का कितना बड़ा वो है इसमें, मतलब ग्रोथ कितनी होगी उनकी, मतलब, है ना। नेचुरल सी बात है कि 40% चला जा रहा है उनके इनकम का, उनके प्रॉफिट का, तो फिर वो ग्रो नहीं करेंगे। रादर अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को देखो तो उनको टैक्स पे करना ही नहीं पड़ रहा, तो इसलिए वो उनके लिए अच्छा हो गया था, मतलब एक तरीके से, है ना। तो इसलिए मीर कासिम ने क्या किया, सबके लिए जीरो टैक्स कर दिया, ठीक। तो अब इससे क्या हुआ, जो लोकल इंडियन ट्रेडर्स हैं, जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट इरेज दिस। तो उन्होंने जीरो टैक्स इम्पोज किया, और उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम
कासिम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। मीर कासिम यही चाहते थे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबक सिखाऊं, और उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफेंड हो गई थी बुरी तरीके से। तो इसलिए छोटी मोटी 3-4 लड़ाइयाँ हुई, है ना। 2-3 लड़ाइयाँ ऐसी कुछ हुई, 3-4 छोटी सी लड़ाइयाँ हुई, है ना। छोटी छोटी मोटी बैटल्स हुई, है ना। तो इन बैटल्स में भी वो मीर कासिम इतना कुछ खास कर नहीं पाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे भारी पड़ जाएगी, इसलिए हम अब मैं क्या करता हूँ, मैं सबकी हेल्प लेता हूँ। मेरी आर्मी, मेरी फौज इतनी इनफ नहीं है कि वो ईआईसी से लड़ सके, तो इसलिए मीर कासिम ने सोचा मैं हेल्प लेता हूँ। तो उन्होंने उन्होंने अलग अलग जो एम्परर्स थे, आसपास के जो एम्परर्स थे, उनका हेल्प लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है। सो वो किसके पास गए? मीर कासिम वेंट टू नवाब ऑफ अवध। अवध, नवाब ऑफ अवध वॉज सुजाउद्दौला, राइट। सुजाउद्दौला के पास गए वो। ठीक है। एंड उन्होंने बोला कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें बहुत परेशान कर रही है, आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। सुजाउद्दौला ने मना नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है, फाइन। उसके बाद क्या हुआ? मुगल किंग, मुगल किंग जो थे, शाह आलम, उन्होंने ये जब उनको ये पता चला कि कहीं ना कहीं सुजाउद्दौला और मीर कासिम मतलब एक हो गए हैं, है ना, एक हो गए, यानी कि मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करता हूँ, राइट। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। उन्होंने भी तीन, मतलब यानी कि आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि जो 3 रूलर्स थे वो एक हो गए, फाइन। 3 रूलर्स जो थे वो मतलब एक, उन्होंने हाथ मिला लिया और एक हो गए, राइट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और हाँ, जब ये 3 रूलर जब एक हुए तो इन्होंने सबने अपनी फौज को एक साथ खड़ा कर दिया था। और ओवरऑल उनके पास कितनी कितने की फौज होगी थी? 40,000 अप्रोक्स, राइट। 40,000 की उनकी फौज थी। और उन्होंने इस तरीके से, फिर क्योंकि उनका प्लान था कि वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करेंगे, तो उनको फौज भी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी फौज को भी इंक्लूड किया। एंड उसके बाद क्या हुआ? इसीलिए क्या हुई? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर इसीलिए हुई, राइट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उन्होंने अटैक किया और बैटल ऑफ बक्सर हो गई, राइट। बक्सर अभी प्रेजेंट टाइम पे आप अगर आप देखोगे तो वो बिहार में है, राइट। सो अब लेट्स सी फर्दर क्या हुआ। अब बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वो तो इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने गए थे ना, तो इसलिए वो बैटल ऑफ बक्सर में नहीं थे। बट रॉबर्ट क्लाइव की जगह कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो। रॉबर्ट क्लाइव वेंट टू इंग्लैंड, सो हेक्टर मुनरो was there to command. Okay, Hector Munro was there to command English East India Company with 10,000 soldiers army. Okay, fine. So हेक्टर मुनरो के कमांड के अंदर 10,000 लोगों को लेके हेक्टर मुनरो ने किसके साथ compete किया? मुगल्स के साथ, मुगल नवाब्स के साथ बोल सकते हो आप। लेकिन फिर भी 40,000 की आर्मी को मेजर हेक्टर मुनरो की फौज ने हरा दिया, फाइन। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो बैटल में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर में, अब मैं इसको जल्दी से इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो बैटल बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ कि उन मेजर हेक्टर मुनरो जो थे, राइट, हेक्टर मुनरो की हेक्टर मुनरो की 10,000 की जो आर्मी थी, उन्होंने किसको डिफीट कर दिया? 40,000 की जो आर्मी थी, किसकी? मुगल किंग्स की। और वो भी एक मुगल किंग्स की नहीं थी, 3 मुगल किंग्स की थी, 3 रूलर्स की थी, ठीक है, जो एक हो रखे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उन्होंने उनकी फौज को हरा दिया। फिर क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? मीर कासिम तो भाग गया, मतलब वो नजर ही नहीं आए कहीं पे भी, वो गायब हो गए, है ना। उसके बाद शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल के किंग थे, मुगल्स के, शाह आलम सेकंड और सुजाउद्दीन दौला। सुजाउद्दीन दौला जो है ना, शाह आलम और सुजाउद्दीन दौला जो थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया, फाइन। उन्होंने सरेंडर कर दिया, उन्होंने बोला चलो ठीक है, अब कोई नहीं, हम सरेंडर कर देते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी फौज नहीं लड़ पाई, है ना। तो 3-4 घंटे की बैटल हुई है ना, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर जीत गई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फिर क्या हुआ? फिर रॉबर्ट क्लाइव अपनी डिग्री लेकर वापस आ गए। अब आप सोचोगे ये डिग्री, ये किसकी बात हो रही है, कौन सी डिग्री की बात हो रही है, राइट। सो जब वो इतने इस छुट्टियां मनाने के लिए गए, वो काफी लंबे टाइम थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के बाद जब वापस आए, तो डॉक्टरेट डिग्री के लिए आए वो, है ना। डॉक्टरेट डिग्री लेकर आए एक्चुअली, कहाँ से? ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ने उनको ग्रांट करी, डिग्री। और इवन दो इतने भी पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब आई डोंट थिंक दैट ही वाज अ ग्रेजुएट इवन। सो उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई।
और उनका बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया वहां पे। खैर, लेकिन चलो, छुट्टियों के बाद जब वो वापस आए अपनी, तो फिर क्या हुआ? ये तो चलो मैंने आपको चलो एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें बता दी हैं। बट रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वो वापस आए। कब आए? 1765 में। और वो मिले शाह आलम से, शाह आलम सेकंड। और जब वो मिले शाह आलम से, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि अब एक काम करो, आप इलाहाबाद आओ अपने साथियों के साथ। तो उन्होंने बोला हमारा तो एक साथी गायब है। उन्होंने बोला कि देखो, वो गायब तो है, बट लेकिन आप उस चीज में क्या कर सकते हैं, है ना? लेकिन आप जितने भी आपके साथी हैं, उनको लेकर आप इलाहाबाद आ जाओ। राइट? तो वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद में उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया, है ना? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उन्होंने साइन किया। और रॉबर्ट क्लाइव ने वहां पर कुछ चीजें, मतलब अपने उस ट्रीटी को मद्देनजर रखते हुए उस चीज पे ये बोला कि देखो, एक काम करते हैं, बैटल ऑफ बक्सर के बाद अवध तो ऑलरेडी, अवध मतलब यानी कि जो अवध वाला अवध है, वो तो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर है ही पहले से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि देखो, मैं आपको एक काम करता हूँ, अवध मैं आपको दे दूंगा। जस्ट अ सेकेंड। उन्होंने बोला मैं आपको अवध दे देता हूँ, है ना? सुजाउद्दीन से कहा उन्होंने, मैं आपको अवध दे दूंगा, है ना? और क्योंकि ऑफ कोर्स ही वाज नवाब ऑफ अवध, तो वो चाहेंगे कि अवध उनके पास वापस आ जाए, तो इसलिए उन्होंने बोला मैं आपको अवध दे दूंगा, उसके बदले आप मुझे दोगे, हमें दोगे क्या? हमें दोगे कोरा। राइट? कोरा। और मतलब एक तरीके से इलाहाबाद का एरिया है पूरा, इलाहाबाद ही समझ लो आप। ये अलग अलग थे, अभी तो ये एक ही में आता है, बट ये सेपरेट थे पहले। तो ये उन्होंने बोला कि इलाहाबाद और कोरा आपको दे दूंगा, है ना? अवध आपको दे दूंगा, आप हमें इलाहाबाद और कोरा दे दो। ठीक है? फाइन। सो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला उनको कि मैं तुम्हें अवध दे दूंगा, बट उसके लिए मतलब ये काइंड ऑफ ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप का था। मतलब उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि तुम्हारे पास चॉइस है, उन्होंने बोला मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि नेचुरल सी बात है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी, तो फिर वो अपनी ही बातें आगे रखेंगे, है ना? तो ऐसा बोला उन्होंने। उसके बाद फिर, इसके बाद क्या हुआ? आई जस्ट रब दिस, इरेज दिस अगेन। हाँ। उसके बाद फिर दूसरी चीज रॉबर्ट क्लाइव ने क्या बोली? दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि देखो, लड़ाई तो तुम लोगों ने शुरू करी थी, तो ये मैं आसान भाषा में बता रही हूँ, ऑफकोर्स ये, है ना, काफी लंबा स्ट्रेच हुआ था, बट मैं आसान करके आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस तो बहुत हुआ इस पूरे उसमें, और ये जो लड़ाई हुई है, हुई भी तुम्हारी वजह से, तुमने ही शुरू किया। तो इसलिए इसकी जो भरपाई हमको करनी पड़ रही है ना, वो भी तुम करोगे। मतलब कि सुजाउद्दीन सुजा सुजाउद्दीन सुजाउद्दौला से उन्होंने कहा कि जो हमें भरपाई करनी पड़ रही है वो तुम करोगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो शुरू नहीं किया था ये तुमने ही किया था, और तुम्हें करना पड़ेगा। 50 lakhs उस वक्त उन्होंने इसकी भरपाई करी थी, किसको? एज वॉर इंडेमनिटी। ठीक है? मतलब कंपनसेशन नहीं बोलते हम, जैसे कि तुम्हें भरना ही पड़ेगा, इस तरीके से, मतलब तुम्हें लॉस करा है तो तुम्हारी वजह से हुआ है तो तुम्हें भरोगे, इसकी भरपाई तुम करोगे, इस तरीके से। तो उन्होंने इस तरीके से उनसे कहा। राइट? उसके बाद दूसरा उन्होंने क्या बोला कि, और हम एक और चीज करते हैं कि आपको, सुजाउद्दीन दौला से ही बोला ये बात, कि आपको अपनी फौज रखने की जरूरत नहीं है, हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? जब भी आपको जरूरत होगी हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है? तो ये चीज उन्होंने अपने, मतलब उनके आगे रखी, है ना? इस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए, बट उसके लिए जो हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, उसके लिए आपको हमको कुछ अमाउंट देना तो पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लिए कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। तो देखो, उन्होंने काफी चालाकी से उनको, मतलब ये पूरा प्लान प्रेजेंट करा, है ना? उनसे हर चीज अपने हिसाब से उनको करवा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जीते थे, मतलब उस बैटल ऑफ बक्सर में वो जीते थे, तो अपने हिसाब से पूरी चीजें करवा रहे थे। ठीक है? तो उन्होंने बोला कि देखो, प्रोटेक्ट आप फौज नहीं रख सकते, फौज रखने के बजाय आप एक काम करो, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपको प्रोटेक्ट करेगी, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको हर, मतलब मंथली वाइज या ईयरली वाइज, एनुअली, आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है? और मतलब आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं वो उनकी डिमांड ही थी, है ना? डिमांड ही फुलफिल करा रहे थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने सुजाउद्दीन सुजाउद्दौला से करी, जो कि अवध के नवाब थे। ठीक है? अब देखते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की जो ट्रीटी थी उसमें शाह आलम से, यानी कि शाह आलम सेकंड, जो कि मुगल एम्परर थे, उनसे क्या बोला? उन्होंने बोला देखो, हम एक काम करते हैं, आपको रहने के लिए
कोरा और इलाहाबाद, इलाहाबाद दे देते हैं। ठीक है, आप रह सकते हो वहां पे। मतलब क्योंकि हम आपसे हर चीज छीन लेंगे तो फिर आप कहाँ रहोगे, है ना। ये जता रहे थे कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब, है ना। तो अगर आप हम हर चीज आपसे छीन लेंगे तो आप कहाँ रहने लगोगे। तो इसलिए आप वहां पे रह सकते हो, मतलब सिर्फ रह सकते हो, हाँ। और इसके बदले आपको हमें एक चीज देनी करनी पड़ेगी आपको हमारे लिए। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको क्या करना पड़ेगा, शाह आलम को क्या करना पड़ेगा, दीवानी राइट्स। अब मैं बताती हूँ आपको दीवानी राइट्स क्या होते हैं। दीवानी राइट्स आपको किसको देने पड़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो होरा और इलाहाबाद में आप रह सकते हो हमारी परमिशन से, क्योंकि अब तो हम जीत गए तो हमारा एरिया है भाई ये तो आपको हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे एरिया में आने के लिए, है ना। लेकिन उसके परमिशन तो हम आपको दे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी एक डिमांड फुलफिल करनी होगी। डिमांड ये है कि दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में दे दो। अभी आप सोचोगे दीवानी राइट्स क्या है और कौन से उसके दीवानी। पहले तो दीवानी राइट्स का मतलब है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले तो, फिर आपको समझ में आ जाएगा शायद मैं जो क्या है ना। दिस मीन्स दैट कलेक्शन ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स। बट अब आप सोचोगे टैक्स का ही तो कलेक्शन है, टैक्स का कलेक्शन है बट किस एरिया का, बंगाल। अब आप इमेजिन कर सकते हो क्योंकि उस टाइम का बंगाल अलग है, अभी का बंगाल अलग है। बंगाल का मतलब बहुत अलग अलग स्टेट्स, राइट। बंगाल जिसमें आते हैं अलग अलग स्टेट्स, उड़ीसा, बिहार, है ना, एंड सो ऑन। बांग्लादेश भी आता था बट यहाँ पे मैं बांग्लादेश मेंशन नहीं करूंगी, बांग्लादेश भी कह सकते हो आप या फिर, है ना, क्योंकि बंगाल में एक्चुअली सारे आते थे, है ना। तो अब आप एक तरीके से देख सकते हो कि दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स का कलेक्शन का जो राइट है वो बंगाल का किसके हाथ में था, ईस्ट इंडिया कंपनी के। और किसने करवाया था ये सारा का सारा, इलाहाबाद ट्रीटी जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसमें डिसाइड हुआ था। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा भाई। सो दैट्स व्हाट इट इज। आई होप आपको बैटल ऑफ बक्सर समझ में आया होगा। ये सारा का सारा एक साल के अंदर हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो रॉबर्ट क्लाइव जब वापस आए 1765 में, 1765 में एक साल हो चुका था। और बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब एक साल के ड्यूरेशन में काफी सारी चीजें हो गई। नॉट एक साल का ड्यूरेशन भी नहीं कह सकते बट क्योंकि चीजें तो पहले से ही हो रही थी, है ना। चीजें पहले से हो रही थी, जैसे कि मैं आपको हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि कोई भी इवेंट एकदम से सडन इवेंट नहीं होता, मतलब वो, है ना, एकदम से नहीं होता। मतलब कोई भी इवेंट उसको होने के लिए छोटे छोटे इवेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो कि छोटे छोटे इवेंट्स बड़े हो जाते हैं और उसके बाद फिर वो कोई चीज होती है। तो इसी तरीके से बैटल ऑफ बक्सर भी हुई, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।